चलो, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है, इसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है, उसमें एक और क्लॉज ऐड हुआ है, क्लॉज सीए। ठीक है, तो ये क्लॉज जो है ये स्पेसिफिकली कब एक्टिवेट होता है? जब सप्लाई ऑफ गुड्स है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स का सप्लाई होएगा, क्लॉज सीए जो है ऑफ सेक्शन 10(1) एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप क्या चेक करोगे? तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। अगर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अवेलेबल है, यस, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, अगर हमने एक कार बेचा, ठीक है, कार पे रोड टैक्स अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट में, ऑन रोड प्राइसेस अलग अलग होती है अलग अलग स्टेट में, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, दूसरी स्टेट में जा करके कार खरीद के अपनी स्टेट में लेकर के आते हैं। अब जीएसटी तो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमको देखना पड़ेगा क्या आता है, बराबर। अब अगर मैं क्लॉज ए से जाती थी तो जहाँ पे टर्मिनेट होता है मूवमेंट, दैट वुड हैव बीन द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अनरजिस्टर्ड है तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे टर्मिनेट होएगा इसका मूवमेंट, करेक्ट। रजिस्टर्ड है तो वो अपनी रजिस्टर्ड प्लेस पे जाएगा, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अनरजिस्टर्ड के लिए आया ये न्यू क्लॉज, ठीक है। इसमें हमने बोला जो भी पर्सन ये व्हीकल खरीद रहा है एड्रेस देगा अपना। अगर एड्रेस देता है, एड्रेस अवेलेबल है, तो जो एड्रेस उसने दिया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर वो एड्रेस नहीं देता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं गुजरात से कार खरीद के महाराष्ट्र में लेकर के आ रही हूँ और मैंने अपना एड्रेस महाराष्ट्र का प्रोवाइड किया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा महाराष्ट्र, करेक्ट। बट अगर मैंने अपना एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं किया है और कार मैंने गुजरात में खरीदी थी, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या रहेगा, गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, गुजरात। समझ में आया? यस। अब क्वेश्चन इज, एड्रेस मतलब कितना बड़ा एड्रेस? क्या मुझे पिन कोड से लेकर के सिटी नेम, लोकेलिटी नेम सब कुछ देना रहेगा? तो डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, सिर्फ स्टेट का नाम दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट एड्रेस। समझे? ठीक है। तो अगर सिंपली आपने स्टेट का नाम जो है वो मेंशन कर दिया तो क्या आप एड्रेस दे दिए ये माना जाएगा? आंसर इज यस। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन दैट केस विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे? यस। नेक्स्ट पार्ट, क्लॉज 10(1) का एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आया है। नाउ दिस क्लैरिफिकेशन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। लेट्स सी दिस क्लैरिफिकेशन फर्स्ट। ये बोलता है, बहुत सी बार हम ऑनलाइन जब कोई मटेरियल खरीदते हैं तो हम कहीं और होते हैं और हम लोग किसी और के लिए कोई गुड्स मंगवाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा, ठीक है, और मैं हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। अब मैंने ऑर्डर तो करा फ्लिपकार्ट से, बट डिलीवर करने बोला मिस्टर बी के लोकेशन पे, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मिस्टर ए का लोकेशन या मिस्टर बी का? क्वेश्चन मार्क। क्या ये बिल टू शिप टू मॉडल में कवर होएगा? तो आंसर इज नो। क्लॉज सीए बोलता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमारे पास आओ, ठीक है। तो हम बिल टू शिप टू में नहीं जा करके क्लॉज सीए में आएंगे। क्लॉज सीए बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से देखो वेदर द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट is available or not. If yes, तो location of recipient will be the place of supply. ये केस में B का लोकेशन will be relevant. Location of delivery will be the location of recipient. क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, वो कंज्यूम करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, मिस्टर बी का लोकेशन। एक एग्जाम्पल देखे,
चलो, place of supply of goods particularly being supplied through ECO to unregistered person where billing address is different from address of delivery. ये एक एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया है, हम रीड करेंगे. Mr. A, an unregistered person located in state X, places an order on ECO website for supply of mobile phone which is to be delivered at an address located in state Y. तो Mr. A जो है ये हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, करेक्ट. ये स्टेट X में है. इन्होंने ECO पे ऑर्डर प्लेस किया और डिलीवर करने बोला लोकेशन जो स्टेट Y में है. तो बिलिंग एड्रेस A का हुआ स्टेट X और डिलीवरी एड्रेस स्टेट Y का हुआ, करेक्ट. ठीक है. Mr. A, while placing the order on the ECO, provides the billing address in location X. अगले सेंटेंस में आ गया. In such a scenario, what would be the place of supply of the said mobile phone, whether the state pertaining to billing address state X or pertaining to delivery address state Y? Answer is state Y. बराबर. देखिए एक बार. As discussed in clause CA of 10(1) above, the place of supply of goods shall be address of delivery of goods recorded in the invoice state Y in the present case where the delivery address is located. Also in such cases involving supply of goods to unregistered person where the billing address and delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address of recipient in the invoice for the purpose of determination of place of supply in the said goods. ठीक है. इसके अलावा जो POS में एक अमेंडमेंट है अपना सेक्शन 12 के, इसमें सेक्शन 12 वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो ऑलरेडी नया वाला पार्ट है हम वही पढ़े थे, जिसमें हमने बोला था अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है ये देखोगे. अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप देखोगे वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, करेक्ट. समझे. POS अगर देखना है, वेरी गुड. POS अगर हमको देखना है, होल्डिंग वाला जो अपडेट था वो देखते हैं. जिसको आता है वो इधर वीडियो स्टॉप कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लो. ये बोलता है अगर हमारा एक लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे होल्डिंग लगा हुआ है, अगर ये जगह जिसका है, ठीक है, सपोज एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है. अब ये जगह मुंबई एयरपोर्ट का है. मुंबई एयरपोर्ट क्या करता है ना, ये जगह जो है ये टाइम ज़ो करके कंपनी है, उनको रेंट पे देता है और बोलता है तुमको जिसका एडवर्टाइजमेंट लगाना हो तुम कर सकते हो. टाइम ज़ो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जो लोगों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश करता है अलग अलग होर्डिंग्स पे, बैनर्स पे, अलग अलग जगह पे. अब मुंबई एयरपोर्ट ने क्या किया ना, अपना जो जगह है ये टाइम ज़ो एजेंसी को दिया और बोला कि आप ये जगह पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो. तो क्या प्रेडोमिनेंट रोल एडवर्टाइजमेंट के सर्विस का है बाय वेंडर टू द एजेंसी, और प्रेडोमिनेंट रोल इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का है. आंसर इज रेंट पे देने का रोल है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी का है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है. तो ये एडवर्टाइजमेंट का सर्विस नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन बोलता है जहाँ पे वेंडर जो है ये जगह दे देता है रेंट पे टू द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जिधर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ एजेंसी एंड नॉट मुंबई एयरपोर्ट जो वेंडर है. तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज जो भी हो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में कवर होएगा एंड नॉट सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जो जनरल क्लॉज है उसमें नहीं, बट सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में कवर होएगा. समझ में आया? पक्का? यस.
नेक्स्ट पार्ट जो है वो बोलता है, ये फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है अगर मुंबई एयरपोर्ट टाइम ज़ो को जगह रेंट पे नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है तुमको जो एडवर्टीजमेंट करवानी है हमको बोलो। एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा है। जब मुंबई एयरपोर्ट एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, क्या ये जगह रेंट पे दे रहा है या ये खुद एडवर्टीजमेंट कर रहा है? आंसर इज खुद एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो प्रिडोमिनेंट रोल हुआ एडवर्टीजमेंट का, तो ये जाएगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में एंड नॉट सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में। समझे? यस, तो पीओएस का अमेंडमेंट होता है खत्म।